हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि हम इसमें एएफएम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमने रैंडम क्वेश्चंस यहाँ पर पिक किए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सके। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखो क्या है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब लीज एग्रीमेंट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट तरीके से लीज एग्रीमेंट को डिस्क्राइब करता है? सबसे पहले लीज एग्रीमेंट है क्या, इसको समझो। लीज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर एक पर्सन किसी दूसरी पर्सन की एसेट को टेम्परेरी बेसिस पे यूज करने के लिए रेंट पर लेता है और बदले में एक पेमेंट करता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है। ए पर्सन को अपने बिजनेस करने के लिए यहाँ पर 5 मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, और ये 5 मशीन्स किसके पास है? बी पर्सन के पास है, ठीक है। पर फिलहाल में जो ए पर्सन है ना, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 5 मशीन्स को यहाँ पर परचेज कर सके। तो ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया? एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो 5 मशीन्स हैं, बी पर्सन जो है इसको यूज करने के लिए दे दे 5 सालों के लिए। यानी कि इस मशीन के ऊपर जो ऑनरशिप रहेगी वो बी पर्सन की होगी। ए पर्सन सिर्फ और सिर्फ इसको 5 सालों तक यूज करेगा। बदले में हर साल ए पर्सन बी पर्सन को यहाँ पर 1 लाख रुपीज जो है पे करेगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं? लीज एग्रीमेंट, जिसके अंदर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की एसेट को यूज करने के लिए रेंट पर ले रहा है, ठीक है। अब देखो, लीज एग्रीमेंट के अंदर मेनली हमारी दो पार्टीज इंवॉल्व होती है। एक होता है हमारा यहाँ पर लेसी और एक होता है हमारा लेसर, ठीक है। तो देखो, एसेट के ऊपर जो ऑनरशिप होती है, यानी कि एसेट का जो मालिक होता है और जो एसेट को यूज करने के लिए देता है, उसे हम कहते हैं लेसर। और जो एसेट को यूज करता है, यानी कि जिसके पास एसेट को यूज करने का राइट आ जाता है, वो हमारा कहलाता है लेसी। और जो पेमेंट यहाँ पर की जाती है, जो यहाँ पर पेमेंट की जाती है एसेट को यूज करने के लिए बदले में, वो हमारा कहलाता है यहाँ पर लीज रेंटल। तो आई होप आपको यहाँ पर जो लीज एग्रीमेंट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से यहाँ पर ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, द लेसर सेल्स एन एसेट टू द लेसी विद इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो जो लेसर होता है वो बेसिकली अपने एसेट को लेसी को सेल कर देता है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। द लेसी पेज वन टाइम फी फॉर परमानेंट ओनरशिप ऑफ एन एसेट। तो लेसी यहाँ पर एक वन टाइम फी पे करता है ताकि उसकी ओनरशिप उसको मिल सके। The lessor retains ownership while granting temporary use of an asset for payment। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। लीज एग्रीमेंट के अंदर जो एसेट होती है उसके ऊपर ऑनरशिप किसकी होती है? लेसर की होती है। जो लेसी वो टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर एसेट को यूज करता है और बदले में एक पेमेंट करता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लीज एग्रीमेंट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है
वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द लीज एग्रीमेंट। पहला देखो, द पार्टी विच ओन्स द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लेसर, यानी कि वो पार्टी जो कि यहाँ पर एसेट को ओन करती है उसे हम लेसर कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द पार्टी विच गेट्स राइट टू यूज द एसेट इज कॉल्ड लेसी, वो पर्सन, वो पार्टी जिसको एसेट को यूज करने का राइट मिलता है उसे हम लेसी कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द एग्रीड पेमेंट फॉर द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लीज रेंटल, यानी कि जो पेमेंट की जाती है एसेट को यूज करने के बदले में उसे हम लीज रेंटल कहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लीज रेंटल इज पेड बाय लेसर टू द लेसी, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो लेसी है वो यहाँ पर लीज रेंटल पे करता है लेसर को, तो यहाँ पर फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, चौथी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज। तो सबसे पहले फाइनेंस लीज है क्या उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 की बात करें तो जितने भी हमारे लीज एग्रीमेंट्स होते हैं, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा फाइनेंस लीज और एक होता है हमारा ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने से पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फाइनेंस लीज एक ऐसा लीज एग्रीमेंट होता है जहां पर एसेट से रिलेटेड जितना भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसको, लेसी को। यानी कि जैसे ही लेसी एसेट को यूज करना स्टार्ट करता है तो जो भी रिस्क जुड़ा होता है, रिवॉर्ड जुड़ा होता है एसेट के साथ, वो किसे बियर करना पड़ता है, हमारे लेसी को बियर करना पड़ता है। किसे बियर करना पड़ता है, लेसी को। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस है जहां पर हम एक लीज को फाइनेंस लीज जो है वो मानेंगे। यानी कि अगर आपको किसी लीज कॉन्ट्रैक्ट में इनमें से कोई भी फीचर दिख गया तो आप उसे फाइनेंस लीज ट्रीट करोगे। पहला देखो क्या है, ऑनरशिप ट्रांसफर। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा लीज एग्रीमेंट है जहां पर एक प्रोविजन है कि जैसे ही हमारी लीज टर्म पूरी हो जाएगी, यानी कि जितने सालों के लिए लीज पर एसेट ली गई थी, जो एसेट है उसकी ऑनरशिप लेसे को ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो वो हमारा फाइनेंस लीज होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो मान के चलो ए और बी ने यहाँ पर एग्रीमेंट किया कि 5 सालों तक ए जो है वो बी की मशीन को यूज करेगा, और जैसे 5 ईयर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे तो मशीन की जो ऑनरशिप है वो ऑटोमेटिकली किसके पास आ जाएगी, ए पर्सन के पास आ जाएगी। बस यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, तो ये हमारी फाइनेंस लीज होगी। उसके बाद बार्गेन परचेज ऑप्शन। ठीक है, तो एक ऐसा लीज एग्रीमेंट जहां पर हमारा जो लेसी है उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो यहाँ पर पर्टिकुलर एसेट को जिसको वो यूज कर रहा है, जिसको उसने लीज पे लिया है, उसको वो परचेज कर सकता है लेसर से, और जो प्राइस होगा वो मार्केट प्राइस से कम होगा। ठीक है, तो अगर ये वाली ऑप्शन है तो वो भी हमारा फाइनेंस लीज ही कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं लीज टर्म की। अगर आपने जो एसेट है, आपने जो एसेट यहाँ पर लीज पे ली है, ठीक है, और आपने यहाँ पर एसेट का मेजर पोर्शन जो है यूज कर लिया है, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ थी वो कितनी थी, 5 ईयर्स, और आपने यहाँ पर 4 सालों के लिए एसेट को यूज करने के लिए एग्रीमेंट कर दिया, यानी कि आप एसेट का मेजर पोर्शन यहाँ पर जो है यूज करोगे, तो ये भी हमारी फाइनेंस लीज जो है वो कहलाएगी। यहाँ पर गिवन है 75% या फिर उससे ज्यादा अगर आप एसेट की इकोनॉमिक लाइफ को यूज कर लेते हो, है ना, उसके लिए लीज ड्यूरेशन फिक्स करते हो, तो वो हमारा फाइनेंस लीज होता है। उसके बाद स्पेशलाइज नेचर ऑफ द एसेट। अगर हमारे जो एसेट है वो एक स्पेशलाइज नेचर की है, जैसे अगर मान के चलो जो मशीन्स है वो सिर्फ और सिर्फ यूज की जा सकती है कार प्रोडक्शन के लिए, तो ये एक स्पेशलाइज नेचर की मशीन है, तो अगर इसका यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी हमारा फाइनेंस लीज कहलाएगा। उसके बाद है रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑनरशिप, तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है सेकेंडरी पीरियड एट अ रेंट। अगर मान के चलो हमारा जो लेसी है उसको लीज एग्रीमेंट के अंदर ऑप्शन है कि वो यहाँ पर जो एसेट है उसको एसेट को उसने जितने टाइम पीरियड के लिए लीज पर लिया था, लीज टर्म के पूरा होने के बाद भी वो उसको रेंट पर ले सकता है, और जो रेंट है वो फेयर मार्केट से काफी ज्यादा यहाँ पर कम होगा। तो ये ऑप्शन अगर आपको दिख जाए तो ये भी हमारी फाइनेंस लीज कहलाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज क्या है, तो अगर किसी एग्रीमेंट में आपको ये सारे फीचर ना दिखे, जैसे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, परचेज की ऑप्शन नहीं है, तो वो हमारा ऑपरेटिंग लीज जो है वो कहलाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे जो टाइप ऑफ लीज है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमें बताएगा कि फाइनेंस लीज है। पहला, द लीज टर्म कवर्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ एसेट्स इकोनॉमिक लाइफ, तो बिल्कुल ये फाइनेंस लीज होगी। अगर हमारी जो लीज टर्म है वो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन को कवर कर लेता है, जैसे कि 5 में से 4 साल, तो वो हमारा फाइनेंस लीज ही कहलाएगा। द लीज एसेट इज अ स्पेशलाइज्ड नेचर विद लिमिटेड अल्टरनेटिव यूजेस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, स्पेशलाइज्ड नेचर की अगर होगी। द लेसी हैज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज एट अ बिलो मार्केट रेंट आफ्टर इनिशियल टर्म, जो इनिशियल टर्म के लिए यहाँ पर एसेट को लीज पे लिया गया था, जब वो पूरा हो जाएगा
तो यहाँ पर जो लेसी है वो यहाँ पर रेंट पे इस एसेट को ले सकता है, और जो रेंट होगा वो बिलो मार्केट रेंट होगा, तो ये भी हमारा फाइनेंस लीज होगा। द लीज पेमेंट्स आर स्मॉल पोर्शन ऑफ द एसेट फेयर वैल्यू, तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है फाइनेंस लीज का, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द जीएसटी ऑन लीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है हमारा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जब भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तब जीएसटी एप्लीकेबल होता है, और लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हम लोग यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि जो लीज है वो यहाँ पर सप्लाई की कैटेगरी में आता है, यानी कि आप लीज के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करते हो तो उसको सप्लाई ही माना जाता है, इसकी वजह से ही जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, यानी कि लीज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जीएसटी डिफरेंशिएट बिटवीन अ फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो जीएसटी है ना वो फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में किसी भी तरह का डिफरेंशिएट नहीं करता, वो सेम तरीके से टैक्स जो है वो चार्ज करता है। नील रेट ऑन लीज इंडस्ट्रियल प्लॉट्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ऐसे यहाँ पर लीज कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट है उनको स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने प्रोवाइड किया, उसके ऊपर नील रेट यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन कह रहा था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जीएसटी जो है वो फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंशिएट करता है, ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्राइसिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज और इनटेंजिबल एसेट्स ट्रांसफर्ड बिटवीन रिलेटेड एंटिटीज, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर रिलेटेड एंटिटीज के बीच में कोई भी गुड्स को, सर्विसेज को, इंटेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जो प्राइसिंग की जाती है, ठीक है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। ऑप्शन है ट्रांसफर प्राइसिंग, इंट्रा कंपनी प्राइसिंग, इंटर कंपनी प्राइसिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए ट्रांसफर प्राइसिंग इज आवर करेक्ट आंसर। अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग है क्या, कैसे काम करती है, इसको थोड़ा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रिलेटेड एंटिटीज की। रिलेटेड एंटिटीज यहाँ पर क्या होती है, रिलेटेड एंटिटीज ऐसी एंटिटीज होती है जिनका आपस में किसी ना किसी तरह का कनेक्शन होता है, एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी या फिर दोनों एंटिटी का एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरह का इन्फ्लुएंस होता है, कंट्रोल होता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो यहाँ पर एक XYZ कंपनी है, उसने अपनी एक सब्सिडरी ओपन की ABC लिमिटेड, ठीक है। तो इन दोनों को हम रिलेटेड एंटिटीज कहेंगे क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और इसका यहाँ पर पूरा कंट्रोल है इस सब्सिडरी के ऊपर, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, रिलेटेड एंटिटीज। अब जब इनके बीच में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होती है तो उनका प्राइस कितना हो उसको डिसाइड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि हमें यहाँ पर जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके ऊपर ट्रांसफर करना है या फिर जो कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर ट्रांसफर करना है। तो इस चीज का सोल्यूशन निकलता है ट्रांसफर प्राइसिंग के रूप में। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या कहता है कि हमारी जो दो रिलेटेड एंटिटीज हैं उनके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज और इंटेंजिबल एसेट ट्रांसफर होंगी वो आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांसफर होंगी। किसके ऊपर, आर्म लेंथ प्राइस के ऊपर। आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है, तो आर्म लेंथ प्राइस वो प्राइस होता है जिसके ऊपर दो अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। जैसे अगर मैं मान के चलूं यहाँ पर ए और बी पर्सन है, ठीक है, ए अलग पर्सन है, बी अलग पर्सन है, इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुई है और जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुई है उसे हम क्या कहते हैं, आर्म लेंथ प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइसिंग यही कहता है कि जब यहाँ पर दो रिलेटेड एंटिटीज के बीच में ट्रांजेक्शन होगी, गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाएगा तो आर्म लेंथ प्राइस पे जो है वो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म आर्म लेंथ प्राइस रेफर टू, तो मैंने आपको अभी इसका यहाँ पर मीनिंग समझाया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज और इंटेंजिबल एसेट्स आर एक्सचेंज बिटवीन रिलेटेड पार्टीज इन अ ट्रांजेक्शन, a price set by government agency for certain goods and services, if the price at which goods and services intangible assets are bought and sold between unrelated parties in a transaction, the price at which companies sell its product its most valued customer। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक ऐसा प्राइस जहां पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको खरीदा और बेचा जाता है अनरिलेटेड पार्टीज के द्वारा, अनरिलेटेड पार्टीज के द्वारा, उस प्राइस को ही हम क्या कहते हैं, आर्म लेंथ प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड रिकमेंडेशन ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस, ऑफरिंग गाइडेंस ऑन अप्लाइंग द आर्म लेंथ प्रिंसिपल एंड ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है वो यहाँ पर बताती है, कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रैक्टिसेस कैसे यहाँ पर परफॉर्म करनी है, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आर्म लेंथ प्रिंसिपल को हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है, साथ के साथ कौन सी यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी का हमें यूज करना है जब भी यहाँ पर दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन को सेटल किया
जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if a multinational company sells a product to its subsidiary, the price is compared to similar sales made by unrelated companies and in a comparable market condition. This statement represents which method of transfer pricing? तो कई सारे यहाँ पर हमारे पास मेथड होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जब भी एक मल्टीनेशनल कंपनी अपनी सब्सिडरी को अपना एक प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करती है, तो वो क्या करती है, कंपैरिजन करते हैं। किसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि यही जो सेल है वो दो अनरिलेटेड कंपनीज के बीच में किस प्राइस पे की गई है। ठीक है, और उस प्राइस पे जो है ट्रांसफर किया जाता है, मतलब प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन ए, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड इज द करेक्ट आंसर। जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो मान के चलो ए और बी है, ए मल्टीनेशनल कंपनी है, बी इसकी सब्सिडरी है। ठीक है, और एक यहाँ पर सी और डी है जो कि यहाँ पर अलग अलग कंपनी, दो अनरिलेटेड कंपनीज है। ठीक है, तो ए ने जब बी को यहाँ पर प्रोडक्ट सेल किया तो उसने पहले पता लगाया कि सी और डी सेम प्रोडक्ट को किस प्राइस पे सेल करें, फिर उस प्राइस पे यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को ट्रांसफर जो है वो किया गया। तो वो हमारा कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड है, इसको हम कप मेथड भी कह देते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग कुछ मेथड्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कॉस्ट प्लस मेथड की। कॉस्ट प्लस मेथड के अंदर जब भी यहाँ पर दो रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन होती है, प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, सर्विसेज को ट्रांसफर किया जाता है, तो सबसे पहले उसकी जो कॉस्ट है उसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उस प्राइस पे जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे अगर मान के चलो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है ये 100 रुपए, तो यहाँ पर 20 रुपए प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 120 रुपीज पे यहाँ पर प्रोडक्ट को सेल जो है वो कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड के अंदर क्या होता है, तो देखो अगर रीसेल प्राइस मेथड के अंदर जैसे ही हमने यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल किया, हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया और जो बायर है वो उस प्रोडक्ट को दोबारा से रीसेल कर रहा है, दोबारा से रीसेल कर रहा है, तो जिस प्राइस पे वो रीसेल कर रहा है वो प्राइस हम उठाएंगे, उसमें थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन यहाँ पर हम ऐड करेंगे और जो प्राइस बनेगा उसके ऊपर हम यहाँ पर ट्रांसफर जो है वो कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हम जो रीसेल प्राइस यानी कि बायर जिस प्राइस पे गुड्स खरीद के बेच रहा है उस प्राइस को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी एंटिटीज होती हैं, यानी कि मान के चलो अगर 10 एंटिटी हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, उनका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, फिर उस हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी कि हम पहले कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जो भी है, फिर उसको यहाँ पर हम जो एंटिटीज हैं उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हम स्प्लिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं। तो ये हमारे मेथड से यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग के। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, among the following which is not true about international financial reporting standard, जिसको हम शॉर्ट में IFRS कहते हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है क्या, इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली देखो, IFRS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। जैसे आपको पता होगा जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इंडिया के अंदर हमारे इंडियन एएस चलते हैं, यानी कि इंडिया के अंदर जो कंपनीज है वो इंडियन एएस को फॉलो करके अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है इसको इंटरनेशनल लेवल पर यूज किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनीज है वो इन स्टैंडर्ड्स को यूज करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करते हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर कंपैरिजन बढ़ सके, रेलेवेंसी जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही बढ़ सके। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। पहले देखो, IFRS हैड द ओरिजिनल नेम ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS को हम पहले स्टार्टिंग में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो IAS है इनको इशू किया गया 1973 से लेकर 2011 तक, और कौन इशू करता था, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ठीक है, जैसे 2001 आया, 1 अप्रैल 2001 को न्यू बॉडी यहाँ पर बनी जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और उसने IASC का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर कर लिया और अब से खुद यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेटअप करने लगा, और इसके द्वारा जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पर सेटअप किए गए उसको हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो IASB रिजेक्टेड एग्जिस्टिंग IAS एंड डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स कॉलिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारी जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उनको भी यहाँ पर फॉलो किया जाता है। यानी कि जो हमारी IASC थी, इन्होंने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए थे
उनको भी फॉलो किया जाता है और कुछ नए स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आईएएसबी ने यहाँ पर किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसे एक्सेप्ट कर लिया था और कुछ नए स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बनाए थे ताकि और क्लैरिटी आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर हम आईएफआरएस फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें से कौन सा ऐसा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं है? पहला रेलेवेंसी, रेलेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और टाइमलीनेस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, कोई भी ऐसी आलतू फालतू इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि यूजर्स यूज करे, डिसीजन मेकिंग कर पाए। रिलायबिलिटी, जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रू होनी चाहिए, उसके ऊपर हम रिलायबल कर सके, रिलाई कर सके, उसके ऊपर हम भरोसा कर सके। उसके बाद एक कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी के बाद हम जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम कंपेयर कर सके अपने खुद के डाटा के साथ भी और अपने कंप्यूटर के डाटा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट थ्रू फॉरवर्ड डिफरेंशियल इफ करेंसी इज ऑन प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके अंदर कई सारी चीजें हमें पहले डिस्कस करनी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड रेट की। फॉरवर्ड रेट यहाँ पर क्या होता है? देखो, हमने जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा था तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर हमने एक फॉरवर्ड मार्केट के बारे में पढ़ा था, जहां पर जो करेंसी का ट्रेड है वो एक फ्यूचर डेट पर किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिया जाता है, पर एक्चुअली में जो सेल परचेज होती है वो एक फ्यूचर डेट पे होती है। ठीक है, तो फ्यूचर डेट पर जो ट्रांजेक्शन सेटल होती है, जिस रेट पे सेटल होती है, उसे हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं। जैसे अगर मान के चलो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि जो ए पर्सन है वो बी पर्सन से 3 महीनों के बाद 1000 USD डॉलर खरीदेगा 81 के रेट पर, 81 रुपीज के रेट पर। ठीक है, तो 3 महीने बाद जिस रेट पर यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगी उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स की। अब ये फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स क्या होते हैं? तो देखो, हमारा जो सपोर्ट रेट होता है, सपोर्ट रेट क्या होता है? जो हमारी स्पॉट मार्केट में चलता है, यानी कि आप इमीडिएट बेस पे जब ट्रांजेक्शन करते हो तो जिस रेट पे ट्रांजेक्शन सेटल होती है वो हमारी सपोर्ट रेट होती है। ठीक है, तो सपोर्ट रेट और फॉरवर्ड रेट के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो हमारा कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंशियल। जैसे अगर यहाँ पर सपोर्ट रेट था 81.50 और फॉरवर्ड रेट है हमारा 82.50, तो ये जो 1 रुपए का डिफरेंस है इसी को हम क्या कहेंगे? फॉरवर्ड डिफरेंशियल कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं करेंसी इज ऑन प्रीमियम। इसका क्या मतलब हुआ? करेंसी इज ऑन प्रीमियम। ठीक है, तो देखो, जो हमारा सपोर्ट रेट है, सपोर्ट रेट वो रेट है जहां पर इमीडिएट बेसिस पे ट्रांजेक्शन को सेटल किया जाए, यानी कि आज आपने करेंसी के सेल परचेज किए तो जिस रेट पे आप करोगे सपोर्ट रेट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, फ्यूचर में जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो चांसेस होते हैं कि अभी जो स्पॉट रेट है वो फ्यूचर में जाके कम या ज्यादा हो जाए। अगर तो जो स्पॉट रेट है वो फ्यूचर में जाके बढ़ जाता है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा जो फॉरवर्ड रेट है वो सपोर्ट रेट से ज्यादा होता है तो हम कहेंगे करेंसी क्या है? प्रीमियम पे है। और अगर अगर हमारा जो सपोर्ट रेट है, मतलब हमारा जो फॉरवर्ड रेट है, वो यहाँ पर स्पॉट रेट से कम है, तो हम कहेंगे कि डिस्काउंट पे। जैसे एग्जांपल देखो, सपोर्ट रेट है 80.50 और जो फॉरवर्ड रेट है 81.50, तो ये क्या कहेंगे? 1 रुपए प्रीमियम पे है। उसके बाद जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है वो है हमारा 82.50 और जो सपोर्ट रेट है, सॉरी, वो है 82.50 और जो फॉरवर्ड रेट है वो 81.50 है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 रुपी डिस्काउंट आएगा। क्या आएगा? 1 रुपी डिस्काउंट आएगा। अब बात करते हैं कि हम यहाँ पर सपोर्ट रेट और फॉरवर्ड डिफरेंशियल कैसे, फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करेंसी प्रीमियम प्रीमियम पे हो? तो मेरा ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखो, जब भी करेंसी प्रीमियम पे होगी, यानी कि फॉरवर्ड रेट सपोर्ट रेट से ज्यादा होगा, तो आपको क्या करना है? जो भी आपका सपोर्ट रेट है उसमें आपको प्लस करना है फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स को। ठीक है, और अगर अगर हमारी जो करेंसी है वो डिस्काउंट पे होगी तो आपको क्या करना है? फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने के लिए सपोर्ट रेट में से फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स को माइनस कर देना है, तब आपका फॉरवर्ड रेट जो है वो आ जाएगा। यानी कि डिस्काउंट पे हो, प्रीमियम पे हो, दोनों तरीके से आप यहाँ पर फॉरवर्ड रेट को आसानी से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इफ सपोर्ट रेट euro 1 is equal to USD 1.3350 and 6, 1 month forward is forward differentials is 25.20, 2 months forward is 30.25, 3 months forward 10.30, what is the 3 months offer rate? ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेलिंग रेट, कौन सा सेलिंग रेट? फॉरवर्ड सेलिंग रेट यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेलिंग रेट पहले हम यहाँ पर जो सपोर्ट रेट है वो देख लेते हैं। सपोर्ट रेट हमारा यहाँ पर सेलिंग अगर हम बात करें तो 1.3360,
ठीक है, यहाँ पर ये वाली हमारा सेलिंग रेट होता है और ये बाइंग रेट होता है। तो यहाँ पर हमसे सेलिंग रेट पूछा है, फॉरवर्ड रेट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। फॉरवर्ड रेट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी जो करेंसी है वो प्रीमियम पे है या फिर डिस्काउंट पे है। ठीक है, तो वो कैसे पता किया जाए, तो ये जो पॉइंट्स है ना इसको आप कंपेयर कर लो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि पॉइंट्स जो है वो 10 है तो यहाँ पर 50 है, यानी कि पहले 50 था अब 10 हो गया है। यहाँ पर 60 है तो 30 है। तो ये क्या हुआ कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो ये डिस्काउंट पे होगा। और डिस्काउंट पे होता है तो सपोर्ट रेट में से हमें माइनस करना होता है। क्या माइनस करना होता है, हमें यहाँ पर माइनस करना होता है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंशियल। क्या माइनस करना है, फॉरवर्ड डिफरेंशियल। तो वो हमारा कितना है यहाँ पर 30, 0.0030। ठीक है, जब हम उसको माइनस करेंगे तो 1.3330 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, इफ सपोर्ट एक्सचेंज रेट यूएसडी यूरो इज इक्वल टू 1.5620, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज 4% पर एनम, फॉरवर्ड पीरियड इज 90 days, कैलकुलेट द फॉरवर्ड पॉइंट्स बाय टेकिंग ओवर ईयर 360 days। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फॉरवर्ड पॉइंट। फॉरवर्ड पॉइंट बेसिकली हमारे फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स ही होते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है सपोर्ट रेट इंटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंटू फॉरवर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय 100 इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सपोर्ट रेट की बात करें, अगर हम यहाँ पर सपोर्ट रेट की बात करें तो वो है हमारा 1.5620 इंटू हमें करना है इंटरेस्ट डिफरेंशियल वो है 4। उसके बाद फॉरवर्ड पीरियड है हमारा 90 डेज का, नीचे हमारा आएगा 100 इंटू हमारा 360। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1.5620 इंटू हमारा 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 360। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.01562, 0.01.62। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड पॉइंट भी आसानी से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। अब इससे आप यहाँ पर फॉरवर्ड, जब आपके पास फॉरवर्ड पॉइंट्स आ चुके हैं तो आप यहाँ पर जो फॉरवर्ड रेट है उसे भी कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहले देखो, इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स और एसेट्स फॉर अ कंपनी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम बेसिकली हमारे जो फंड्स है, हमारे जो एसेट्स है, उनका जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसको शो करते हैं। इट शोज द सोर्सेज फ्रॉम विच फंड्स आर ऑब्टेन्ड एंड यूजेस विच टू फंड आर पुट। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमें बताते हैं कि जो फंड्स है वो किस सोर्सेज से हमारे पास आए हैं और उस फंड को हमने कहां कहां पर यूज किया है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट एक्सप्लेन्स हाउ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमें एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारी एंटरप्राइज है, कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर कैसी है और उसमें क्या यहाँ पर चेंज आया है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ सोर्स ऑफ फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा हमारा सोर्स ऑफ फंड होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सोर्स ऑफ फंड का मतलब है जहां से फंड्स हमारे पास आते हैं। जैसे कि पहला देखो क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। जब भी आप शेयर्स को इश्यू करते हो, डिबेंचर को इश्यू करते हो, तो आपके पास फंड्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड होगा। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब आप डिबेंचर को रिडीम करते हो तो बेसिकली आप डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करते हो। तो ये हमारा सोर्स ऑफ फंड नहीं है, बल्कि ये हमारा यूज ऑफ फंड है, जहां पर हम फंड्स को यूज करें। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स, आपने लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पर लिया है तो ये भी हमारा फंड्स है। सेल ऑफ, मतलब सोर्स ऑफ फंड है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने जब फिक्स एसेट को सेल किया तो आपके पास क्या आया, फंड्स आए, तो ये भी हमारा सोर्स ऑफ फंड कहलाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। एप्लीकेशन का मतलब जहां पर आप फंड्स का यूज करते हो। पहला देखो क्या है, डिक्रीज इन इक्विटी। आपकी जो इक्विटी शेयर्स है वो डिक्रीज हो गई, यानी कि आपने कुछ इक्विटी शेयर्स को क्या कर लिया, यहाँ पर बाय बैक कर लिया। और जब बाय बैक आप करते हो तो बेसिकली आप क्या करोगे, शेयर होल्डर को वालों को जो पैसा है वो वापस करोगे। तो यहाँ पर आपने फंड्स को यूज किया, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड है। उसके बाद इंक्रीज इन रिजर्व, जब यहाँ पर रिजर्व में इंक्रीज हुए तो आपने बेसिकली क्या किया, जो आपके पास फंड्स अवेलेबल थे उसको आपने रिजर्व में कन्वर्ट किया, यानी कि यहाँ पर आपने फंड्स को क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो ये भी हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। उसके बाद डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरिंग।
तो आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग की हुई थी, आपने उसकी पैसा रीपेमेंट कर दिया जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिक्रीज हो गई। तो ये भी हमारा यूज ऑफ फंड होता है क्योंकि आपने पैसा यूज किया लोन को वापस करने के लिए। उसके बाद डिक्रीज इन नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो आपके पास पैसा आता है ना कि जाता है। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो नहीं कहलाएगा, ये हमारा सोर्स ऑफ फंड कहलाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये जो तीन है वो हमारे एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो बेसिकली जब वो डिक्रीज होता है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, इंक्रीज इन कैश बैलेंस या फिर डिक्रीज इन कैश बैलेंस। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब भी हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो एसेट्स है वो हमारी करंट लायबिलिटी से ज्यादा डिक्रीज हो रही है। इसकी वजह से हम ज्यादा फंड्स को यूज करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है वो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बिजनेस ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल विद नो लीगल सेपरेशन बिटवीन ओनर एंड बिजनेस इज नोन एज। ठीक है, तो एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पर एक सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस को चलाता है, वही पैसा इन्वेस्ट करता है, जो भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा प्रॉफिट भी उसी के पास जाता है। इस बिजनेस मॉडल के अंदर लॉ की नजर में जो ऑनर है और जो बिजनेस है उसमें कोई भी सेपरेशन नहीं होती, ऑनर और बिजनेस को एक ही माना जाता है। तो ऑप्शन है पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ऑप्शन डी सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ करेक्ट आंसर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की। पार्टनरशिप फॉर्म बेसिकली एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर यहाँ पर बिजनेस को करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप के अंदर एक पर्सन नहीं बल्कि दो या फिर दो से ज्यादा लोग मिलकर यहाँ पर बिजनेस जो है वो करते हैं, वही मिलकर पैसा लगाते हैं और वही प्रॉफिट भी बांटते हैं। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म ही होती है, बस डिफरेंस क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड नहीं होती, जब तक फॉर्म सारा पैसा वापस नहीं करती वो अपने मेंबर से पैसा मंगवाती रहती है। पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, उसके बाद है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली एक फैमिली बिजनेस होता है जिसको यहाँ पर हिंदू रिलीजन के जो लोग हैं, जो हिंदू रिलीजन की जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो साथ में मिलकर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो कि हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं और वो सेम फैमिली के होकर बिजनेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के उसको हम को पार्टनर्स यहाँ पे जो है वो कहते हैं। और जो मोस्ट सीनियर मेंबर होता है उसे हम कर्ता या फिर मैनेजर कहते हैं और वो बिजनेस को मैनेज जो है वो करता है, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन वही लेती है। उसके बाद है कंपनी। कंपनी बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है ताकि बिजनेस एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म की जा सके। कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हमारा जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो कंपनी होते हैं यानी कि जो ऑनर्स होते हैं और जो कंपनी होते हैं उनको सेपरेटली यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, यानी कि लॉ की नजर में ऑनर अलग है और जो बिजनेस है वो अलग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ पर्संस की। एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होता है? तो सिंपली देखो, जब यहाँ पर हमारे कुछ नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल पर्संस साथ में आते हैं ताकि वो एक कॉमन पर्पस को फुलफिल कर पाए या फिर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, तो उसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो यहाँ पर 5 इंडिविजुअल्स और 5 कंपनीज ने मिलकर एक यहाँ पर क्या बनाई, एक बिल्डिंग बनाई ताकि उसको एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जो है वो बनाया जा सके। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बेसिकली एक एसोसिएशन होती है जिसको इंडिविजुअल्स मिलकर बनाते हैं ताकि कॉमन पर्पस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर जो लोग होंगे वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, यानी कि जो मेंबर्स हैं वो नेचुरल ह्यूमन बीइंग और कंपनीज वगैरह भी हो सकती है। पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो इंडिविजुअल्स होंगे, यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होंगे। तो ये कुछ हमारे फर्म्स है बिजनेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन फोकस ऑन एलोकेटिंग कंपनीज फंड्स इनटू वेरियस एसेट, यानी कि किस फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर
हमारे पास जो भी फंड्स अवेलेबल होते हैं उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, एलोकेट करते हैं। ऑप्शन है फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर लिक्विडिटी डिसीजन। तो ऑप्शन सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में हमने पढ़ लिया है, बाकी दो इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें फंड जो है वो किस सोर्स से रेस करना है, यानी कि किस किस सोर्स से हमें फंड जो है वो मंगवाने हैं। जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, लोन हो गया। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि पैसा हमें कहां से रेस करना है, कहां से मंगवाना है। डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम ये डिसीजन लेते हैं कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका कितना परसेंटेज जो है डिविडेंड की फॉर्म में हमें शेयर होल्डर को प्रोवाइड करना है और कितना पोर्शन हमें रिजर्व में जो है रिजर्व करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, तो जब ग्रोथ की बारी आती है तो हम दो तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, एक है ऑर्गेनिक ग्रोथ, एक है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर ना हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हमारे पास पहले एक मशीन थी तो हमने दो खरीद ली, तीन मशीन थी तो पांच खरीद ली। ठीक है, लेबर अगर 100 काम करते थे तो हमने 200 हायर कर लिया ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। इन इन ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर हम क्या करते हैं, एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस को ही एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि हमारी कैपेसिटी हम इंक्रीज कर सके, यानी कि अपनी कैपेसिटी नहीं इंक्रीज करते बल्कि किसी दूसरे की कैपेसिटी को हम यूज कर लेते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, ऑर्गेनिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स एडिंग मोर फिक्स एसेट व्हाइल इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग अदर फर्म्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ऑर्गेनिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग अदर फर्म्स एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स एडिंग मोर फिक्स एसेट। तो ये उल्टा हो गया, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन्वॉल्व एडिंग मोर फिक्स एसेट, या फिर बोथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन्वॉल्व एक्वायरिंग अदर फर्म्स। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। इसमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि यहाँ पर यूज की जाती है फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए। फाइनेंशियल कंट्रोल बेसिकली, फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर हम लोग अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, ताकि ताकि जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो यहाँ पर अचीव हो सके। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे टेक्निक्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि कॉस्टिंग हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, और बस ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिनका यूज करके हम फाइनेंशियल कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस की कॉस्ट कितनी है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी खामियां हैं और कैसे हम दूर कर सकते हैं। बजटरी कंट्रोल के अंदर हम यहाँ पर बजट बना लेते हैं हर चीज का, ताकि बजट के अंदर रहकर हम फंक्शन परफॉर्म कर सके। और अगर कई बार खर्चा बजट के बाहर होता है तो हम कंपैरिजन करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि रीजंस क्या है, इनएफिशिएंसी कहाँ है। रेशियो एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो सही तरीके से हमें रिटर्न जनरेट करके दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है फाइनेंशियल कंट्रोल की। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस स्टेट दैट ए रूपी टुडे इज वर्थ मोर देन रूपी इन फ्यूचर। हमारे यहाँ पर फाइनेंस का कौन सा प्रिंसिपल है जो कि हमें बताता है कि आज के टाइम में हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है, रुपीस पड़ा हुआ है, और वही सेम पैसा फ्यूचर में अगर हमारे पास पड़ा होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर सेम नहीं होगी। ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, लिक्विडिटी रिटर्न। तो ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है, जैसे एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आपके पास अभी 10,000 रुपए पड़े हैं और सेम आपको 5 साल के बाद यहाँ पर 10,000 रुपए यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी। देखने में आपको लग रहा है कि ये 10,000 है, ये 10,000, पर इनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि मनी की जो पावर है, परचेसिंग पावर है, वो कम हो जाती है। आज के टाइम में आप देखो, पहले 1 रुपए में 1 किलो दूध आया था, पर आज के टाइम में आता है, आज नहीं आता, आज 50 रुपए किलो दूध है। ठीक है, तो उस समय जो 1 रुपए था और इस समय जो 50 रुपए, उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी, यानी कि उस समय 1 रुपए और आज के 1 रुपए की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमें इसे यहाँ पर कंसीडर करने की जरूरत होती है। साथ के साथ हमारी पैसे की अर्निंग कैपेसिटी भी होती है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है टुडे। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको फाइनेंस की फील्ड में यूज किया जाता है। तो देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल बेसिकली एक तरह की गाइडलाइन होती है जिसको हम यूज करते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट या भी फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, ताकि हम अपने जो फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल हमारा क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी क्या होता है, देखो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होता है, लिमिटेड होते हैं। जैसे अगर मान के चलो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए, ठीक है, पर आपके पास जो ऑप्शन होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, ठीक है। तीनों में ही 10 लाख रुपए की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, और ये हमें अलग अलग रिटर्न जनरेट करेंगे देंगे। जैसे कि ये हमें यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा के देगी, ये हमें 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट कमा के देगी, और ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा के देगी, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास 10 लाख रुपए ही है तो हम किसी एक प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाकी प्रोजेक्ट से जो हमें पैसा मिलने वाला था वो क्या हो जाएगा, हमसे छूट जाएगा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर मान लो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो दूसरे प्रोजेक्ट से आपको पैसा मिल सकता था, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आपको मिल सकता है, जो रिटर्न मिल सकता था, वो इस प्रोजेक्ट की क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जैसे अगर आप इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे, अगर हम इस दो प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट सी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 1,50,000, जो कि हमें प्रोजेक्ट बी से जो है वो मिल सकती थी। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न प्रिंसिपल हमें बताता है कि जब भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है, तो हमें रिस्क एंड रिटर्न दोनों को ही कंसीडर करना है। जिस इन्वेस्टमेंट में रिस्क हायर होता है वहां पर जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो भी हायर होता है, और जहां पर रिस्क कम होता है वहां पर रिस्क भी कम होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक कॉम्बिनेशन बना के चलना है। क्या बना के चलना है, कॉम्बिनेशन बना के चलना है, जहां पर हमें रिटर्न भी ज्यादा मिले और ज्यादा रिस्क भी हमें फेस जो है वो करने की रिक्वायरमेंट ना हो। नेक्स्ट है लिक्विडिटी एंड रिटर्न। लिक्विडिटी एंड रिटर्न प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर आप लिक्विडिटी ज्यादा चाहोगे तो आपको जो रिटर्न है वो कम मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, आप मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो जो एसेट्स होती है वो काफी लिक्विड होती है, पर वहां पर जो रिटर्न मिलती है वो कम होती है। कैपिटल मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करो तो वहां पर जो एसेट्स होती है वो लिक्विड जो है वो कम होती है, उनकी लिक्विडिटी कम होती है। तो अगर आप लिक्विडिटी ज्यादा चाहोगे तो रिटर्न कम मिलेगी, और अगर आप रिटर्न ज्यादा चाहोगे तो लिक्विडिटी कम मिलेगी। तो आपको उनके बीच में एक बैलेंस बनाकर यहाँ पर जो है वो चलना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डिवर्सिफिकेशन की। क्या है हमारे यहाँ पर डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन क्या होता है, डिवर्सिफिकेशन कहता है कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें ना तो हम सारा पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट ना करें, बल्कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिक्योरिटीज में हमें इन्वेस्ट करना है, ताकि हम अपने रिस्क को डिवर्सिफाई कर सके। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है ना तो आप उसको एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करो, बल्कि 2-2 लाख रुपए के 5 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, ताकि अगर एक प्रोजेक्ट फेल भी हो जाए तो बाकी प्रोजेक्ट चलते रहे और आपको आपका सारा का सारा पैसा जो है वो ना डूब सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है फाइनेंस के, जिसको हर बिजनेस यहाँ पर फॉलो करती है जब भी वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट that shows company's financial position as a specific point of time including its assets liabilities shareholder equity is called। एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर हम कंपनी की एसेट लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी को शो करते हैं, और इस स्टेटमेंट से हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। उसे हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फिर रिटर्न अर्निंग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी बैलेंस शीट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर कंपोनेंट होता है बैलेंस शीट का। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी और एसेट। तो हमारा जो आंसर रहेगा, वो रहेगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी और एसेट ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट के, ठीक है। अब डिटेल में कंपोनेंट के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट को हम दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर बैलेंस शीट के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट शेयर होल्डर फंड और लायबिलिटीज आ जाती है। और दूसरा कंपोनेंट होता है हमारा यहाँ पर एसेट। जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इक्विटी, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंदर इक्विटी और लायबिलिटीज दोनों चीजें आ जाती है। और दूसरा कंपोनेंट है हमारा एसेट्स का, जिसमें हमारी सारी की सारी जो एसेट्स है वो आ जाती है, ठीक है। अब इन कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। पहले बात करते हैं शेयर होल्डर फंड का। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, तो सिंपली देखो, कंपनी का वो फंड जो कि यहाँ पर शेयर होल्डर को बिलोंग करता है वो हमारा शेयर होल्डर फंड कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी के जो ऑनर्स है उनका जितना पैसा कंपनी के अंदर लगा हुआ है वो हमारा शेयर होल्डर फंड कहलाएगा। जैसे अगर कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो 1,000 करोड़ है, जिसमें से 500 करोड़ जो रुपीज है वो यहाँ पर ऑनर का पैसा है, तो ये हमारा शेयर होल्डर फंड जो है वो कहलाएगा, ठीक है।
शेयर होल्डर फंड बेसिकली ओनरशिप इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है और नेट वर्थ ऑफ कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम शेयर होल्डर फंड के कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा इसमें शेयर कैपिटल, जिसके अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल सभी आ जाते हैं। उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके अंदर जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और लास्ट में हमारे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है हमारे यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। ये बेसिकली जब आप किसी शेयर्स को इशू करते हो तो हमारी जो पब्लिक है वो उसको परचेज करने के लिए एप्लीकेशन डालती है। एप्लीकेशन के साथ उसे कुछ पैसा भी कंपनी को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कोई शेयर इशू किए गए हैं, उसकी एप्लीकेशन मनी आ गई है पर अभी तक उसकी अलॉटमेंट नहीं की गई है, तो वो यहाँ पर जो है वो शो किया जाता है। उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? तो कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसकी जो पेमेंट है वो कंपनी को एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड में करनी है, मतलब कि एक साल के बाद करनी है, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी कहलाता है। जैसे एग्जांपल के अगर मान के चलो हमारी जो कंपनी है उसने यहाँ पर 5 सालों के लिए बैंक से लोन लिया हुआ है, यानी कि इस लोन की पेमेंट उसे 5 साल के बाद करनी है, तो ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटी कहलाता है। अगर हम नॉन करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट की बात करें तो इसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसके अंदर आते हैं डिवेंचर्स और बैंक लोन। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसके अंदर ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, जिसमें अंदर डेप्रिसिएशन मेथड, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मशीनरी परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अगर आपने कोई मशीनरी परचेज की इंस्टॉलमेंट के ऊपर तो आप उसको अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर शो कर सकते हो। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती है? तो करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है जिसकी पेमेंट आपको एक साल के अंदर अंदर में करनी होती है। जैसे एग्जांपल के आपने यहाँ पर क्रेडिट पे परचेज की है, क्रेडिट पे परचेज की है, तो जनरली जब आप उधार पे सामान खरीदते हो तो आपको 3 से 4 महीनों का यहाँ पर टाइम पीरियड मिलता है, तो इसकी पेमेंट आपको एक साल के अंदर अंदर में करनी होती है, तो ये हमारा करंट लायबिलिटी कहलाएगा। इसके अगर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें आता है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डाउटफुल डेट्स, अदर करंट लायबिलिटीज, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? तो देखो कोई भी ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट कंपनी को एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलता है, तो वो हमारा कहलाता है नॉन करंट एसेट। सिंपल भाषा में कहूँ, कोई भी ऐसी एसेट जिसका यूज कंपनी एक साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए करती है, तो वो हमारा नॉन करंट एसेट कहलाएगा। जैसे कंपनी ने एक बिल्डिंग यहाँ पर परचेज की है, ठीक है, जिसका बेनिफिट उसे 10 सालों तक यहाँ पर मिलेगा, तो ये जो बिल्डिंग है वो क्या कहलाएगी? वो हमारी नॉन करंट एसेट कहलाएगी। इसकी अगर कंपोनेंट की बात करें तो ये आता है हमारे फिक्स एसेट, जिसके अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आता है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड स्टॉक। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें तो इसमें लोन्स एंड एडवांसेस टू एम्प्लॉयज, ऑफिसर, डायरेक्टर आ जाता है। डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट आता है हमारा करंट एसेट। करंट एसेट्स ऐसी एसेट होती है जिसको जो कंपनी है वो एक साल के अंदर में ही यूज कर देती है, यानी कि एक साल के अंदर में ही उसको कैश में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, इसके कंपोनेंट की जैसे एग्जांपल पे आप देख सकते हो कि आपके जो डेटर्स है, ठीक है, जब आप उधार पे सामान बेचते हो तो आप 3 से 4 महीनों का टाइम पीरियड देते हो, तो आप 3 से 4 महीने में उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, तो ये जो एसेट होगी वो हमारी करंट एसेट होगी, जिसको आपने एक साल के अंदर में ही कैश में कन्वर्ट कर लिया। इसके अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो वो है हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर हमारे मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आते हैं। उसके बाद है इन्वेंट्री, जिसके अंदर रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग बैलेंस शीट? इसमें से कौन सी हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस शीट के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है? पहली, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या फिर लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, या फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो ये सारी की सारी करेक्ट है, इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस शीट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी यहाँ पर एसेट्स है वो हमेशा इक्वल होंगी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, क्योंकि देखो आप जो भी पैसा यहाँ पर रेज करोगे, चाहे ऑनर से मंगवाओ चाहे आप थर्ड पार्टी से मंगवाओ, उससे आप एसेट तो ही यहाँ पर परचेज करोगे, इसीलिए एसेट इज इक्वल टू हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। अब इसको ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये दो फॉर्मूले भी बना सकते हैं, जैसे एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल, तो ये बनेगा हमारा लायबिलिटीज, एसेट माइनस कैपिटल लायबिलिटीज। सेम ऐसे ही अब एसेट की जगह पे लायबिलिटीज को यहाँ पर माइनस कर दो तो वो हमारा एसेट माइनस, मतलब कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज जो है वो हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर एएफएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया।
तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि इक्विटी, इक्विपमेंट लीजिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो बैलेंस शीट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया, साथ के साथ कंपनी अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको इन सभी टॉपिक में किसी में भी डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके यहाँ पर पूछ सकते हो, ताकि आपका डाउट यहाँ पर कोई भी, मतलब डाउट कोई भी बचा ना रहे। ठीक है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। साथ के साथ हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आए तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूसली मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहूंगा, जिसके अंदर AFM और IFS से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।